कैरियर जोन कोचिंग की ओर से आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है और वीडियो का विषय वस्तु चंपारण सत्याग्रह। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल क्या है चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जाने। दरअसल सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है और सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाया था 1906 ईस्वी में। क्यों चलाया था? दरअसल जब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए तो ब्रिटिश शासक के द्वारा वहां पर नस्लवादी भेदभाव बरती जा रही थी और उस नस्लवाद के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, जो सफल रहा। ठीक है। और तब उन्होंने भारत जब आए तो भारत में उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन को चलाया था। दरअसल चंपारण बिहार का एक जिला था और उस समय वह एक छोटा सा देसी रियासत यानी बेतिया राजा के अधीन था और वहां पर जो बगान मालिक, अंग्रेज बगान मालिक थे, उनके द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया गया था, शोषण किया गया था, उसी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाए, जिसको सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। दरअसल ये किस लिए क्यों चलाए, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। नील क्या है? सबसे पहले जाने कि नील एक रंजक है जो सूती कपड़ा यानी सूती का जो धागा था उस पर जो पीलापन लिए हुए दाग थी उसको मिटाने के लिए और साथ साथ सूती का धागा चमकदार बने, चमके, उसके लिए उस रंग का प्रयोग किया जाता था। दरअसल अंग्रेज लोग मुख्यतः भारत में बंगाल, बिहार में इसकी खेती करवाना प्रारंभ किया था और साथ साथ दुनिया के अन्य देशों की बात आए तो वो हम मिस्र और खास करके वेस्ट इंडीज में इसकी खेती करवाया गया था। भारत में एक अनुबंध करवाई गई थी किसानों से। ठीक है, भारत में किसानों से अनुबंध करवाई गई थी। अनुबंध यह था कि एक बीघे में 3 कट्ठे पर किसान नील का पौधा बोएगा और उस पौधे के पत्ती और फूल से जो रस निकलती थी वह नीलापन लिए हुए था और उसी का प्रयोग किया जाता था। ठीक, दरअसल इस व्यवस्था को कहा जाता था 3 कट्ठिया व्यवस्था, यानी एक बीघे जमीन पर 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती बोना अनिवार्य था, इसलिए इस व्यवस्था को 3 कट्ठिया व्यवस्था भी कहा जाता था। दरअसल पहले 1860 ईस्वी तक यह एक व्यवस्था थी कि किसानों को 1 बीघा जमीन पर 5 कट्ठा खेती करना पड़ता था, लेकिन बाद में जाकर के 1867 ईस्वी में यह बदल दिया गया। अब कहा गया नहीं, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर ही कम से कम आपको नील बोना ही पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, उस समय नील के जो खेती करने वाले थे किसान, उनको मुफ्त सिंचाई दी जाती थी और साथ साथ 6.5 रुपया 1 बीघा पर अग्रिम राशि किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता था सहयोग के रूप में। लेकिन 1909 ईस्वी में गोरले समिति का जब रिपोर्ट आया तो उसी समिति के सुझाव पर 13.5 रुपया किसानों को दिया जाने लगा। इन सारी व्यवस्था को ही कहा जाता था 3 कट्ठिया व्यवस्था और यह एक प्रकार का अनुबंध कृषि था। ठीक है, अब तक जाने कि नील की खेती की शुरुआत कब किया गया और कहां से किया गया। दरअसल बेतिया राजा से जमीन को ठेका पर लेकर के, किराए पर लेकर के सबसे पहले कोठीवाड़ा नामक स्थान पर कर्नल हिंकी के द्वारा सबसे पहला नील बगान लगाई गई और नील की खेती करवाना प्रारंभ कर दिया गया और धीरे धीरे पूरे चंपारण में
खास करके दो मुख्य केंद्र थे। एक जिसको बेतिया और एक सबसे पहला अगर था तो वह था मोतिहारी जगह, और दूसरा स्थान था वह था बेतिया। ये दो जगह पर ये खेती प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे पूरे चंपारण में खेती प्रारंभ कर दी गई। ठीक है। और उस समय खेती का जो तरीका था वह दो तरीका था। एक को कहा जाता था जिरात और दूसरे को कहा जाता था असीमाबाद। ये जिरात क्या है और असीमाबाद क्या है ये समझा जाए। दरअसल जिरात उस खेती को कहा जाता था जिस पर बगान मालिक स्वयं जमीन लेकर के, किराए पर जमीन लेकर के और खेती करवाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और अपना हल बैल पूंजी इत्यादि लगा करके जो खेती कराना प्रारंभ कर दिया उसको कहा जाता था जिरात। जो नील बगान मालिक अपनी पैसे, अपनी पूंजी और हल बैल के द्वारा करवाता था उसको कहा जाता था जिरात। असीमाबाद कहा जाता था जो किसान होते थे जिनसे अनुबंध किया गया था कि तुम अपने जमीन पर कृषि करोगे, बदले में बगान मालिक तुम्हें सहायता करेंगे। हल बैल सारा चीज लगाना पड़ता था किनको? वह किसान को। वैसे कृषि को कहा गया असीमावाद, जो सबसे ज्यादा शोषणकारी और सबसे ज्यादा प्रचलित कृषि असीमावादी थी। अब जाने चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? दरअसल ये जो बगान मालिक थे, निलाहे थे, वो विरोध क्यों शुरू किए थे? तो दरअसल दो महत्वपूर्ण कारण था। सबसे पहला कारण क्या था कि जो यूरोप में 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप में कृत्रिम नील का खोज हो गया। जब कृत्रिम नील का खोज हो गया, मुख्यतः जर्मनी में खोज हुआ था और पूरे यूरोप में धीरे धीरे इसका प्रसार हो गया, तब जो भारत में प्राकृतिक विधि से जो खेती होती थी इसका महत्व घट गया। अब इसकी मांग दुनिया में कम हो गई। तब बगान मालिक ने क्या किया कि वैसे किसान जिनसे अनुबंध था उनको लगान बढ़ा दिया और कहा कि बढ़ी हुई लगान जो दे देगा वो इस कृषि से मुक्त हो जाएगा, यानी खेती नहीं करेगा। अब बढ़ी हुई लगान की रकम किसान देने से इनकार किए और साथ देने में अक्षम अपने को साबित हुए, जिसके चलते बगान मालिक का अत्याचार बढ़ने लगा और किसान विद्रोही बन गए। दूसरा कारण क्या था कि जब तक बगान मालिक के लिए किसान खेती करते थे नील का, तो उन्हें मुफ्त सिंचाई दिया जाता था, और ज्यों ही किसान नील की खेती करना बंद कर दिया तब किसानों से जबरन सिंचाई कर वसूल करने लगा, जिसको पैन खर्चा कहा जाता था, यानी मुफ्त पानी देना बंद कर दिया। किसानों को फसल सूखना प्रारंभ हो गया, जिसके चलते किसान क्या हो गए? विद्रोह हो गए। तीसरा जो सबसे ज्यादा तत्कालिक कारण बना, क्या? जो बेलवा कोठी के बगान मालिक थे जिनका नाम था एमन, एसी एमन पूरा नाम था। इसका अत्याचार, यह घोड़े पर सवार होकर के चाबुक लेके चलता था और वह जो भी किसान मिलते थे वह सबको वह पीटता हुआ चला जाता था। इससे किसानों में क्षोभ बना और यही इसके सबसे ज्यादा यानी तत्कालिक कारण बना। और तब सभी किसान धीरे धीरे इन सारे कारणों को जोड़ते हुए विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दरअसल इस विद्रोह की शुरुआत चंपारण के लाल सरैया कोठी, सबसे पहले चंपारण के लाल सरैया कोठी के बगान मालिक थे, उसका नाम था यानी मोतिहारी और बेतिया, यहाँ से शुरू हुआ था और यहीं पर ब्लूमफील्ड की हत्या कर दी। सबसे पहला अगर किसी इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान हत्या की गई थी तो यह था ब्लूमफील्ड की हत्या, और यहीं से चंपारण विद्रोह शुरुआत हो गए। ठीक है। और इस जो बगान मालिक का जो अत्याचार था उसका हर किसान तो भुक्तभोगी थे ही, लेकिन
जो चंपारण के सबसे महत्वपूर्ण किसान थे राजकुमार शुक्ल, जो किस गांव के रहने वाले थे, इस सतवरिया गांव के, चंपारण जिले के सतवरिया गांव के रहने वाले थे, जो सबसे ज्यादा किसानों की ओर से सबसे ज्यादा नेतृत्व इन्होंने ही संभाला था, राजकुमार शुक्ल। दरअसल राजकुमार शुक्ल देखें समाचार पत्र का भी योगदान था, उनमें से गणेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी का और बिहारी के संपादक महेश्वर प्रसाद का, ये दोनों सबसे ज्यादा। दरअसल गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक एक समाचार पत्र का संपादन करते थे, कहां से, कानपुर से, और सबसे पहले राजकुमार शुक्ल प्रताप के संपादक से मिलने गए गणेश शंकर विद्यार्थी से, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके बातों को समझा और उन्होंने अपने प्रताप में कई अंक को मैंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का चित्रण उन्होंने कई अंक में लेख प्रकाशित करके दुनिया को बताया, भारतीयों को बताया कि चंपारण के किसान की क्या दुर्दशा है। लेकिन इसी बीच यही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जिन्होंने सलाह दिया था कि राजकुमार शुक्ल से कि आप महात्मा गांधी से मिले, क्योंकि महात्मा गांधी आप सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में गए थे, और किस लिए गए थे, एक दादा अब्दुल्ला जो गुजरात के एक व्यापारी थे उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका, और वहां पर वो रंगभेद की लड़ाई लड़ने लगे। और आप सबको पता है इसी रंगभेद की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी को पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेजों के द्वारा धक्का देकर के ट्रेन से बाहर कर दिया। वह भी एक नस्लवादी व्यवहार थी जिसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था, और दक्षिण अफ्रीका में 1906 में चलाया था। वह आंदोलन सफल साबित हुआ था, और जब महात्मा गांधी भारत में 9 जनवरी 1915 को जब भारत में आए, तो भारत में आते ही उन्होंने अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दे दिया, और प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रही थी जिसमें अंग्रेजों को भरपूर महात्मा गांधी ने सहयोग भी किया था। इसीलिए महात्मा गांधी के मिलने का सलाह दिया गया। महात्मा गांधी जब भारत में आए तो सबसे पहले सक्रिय रूप से वो किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, और वहीं पर ये हमारे राजकुमार शुक्ल जो थे मिलने के लिए गए थे महात्मा गांधी से। और जब महात्मा गांधी से ये मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ गए थे तो उनके साथ कौन गए थे, उनके साथ एक बहुत बड़े एक इंग्लिश स्कूल के टीचर थे, उनका नाम था पीर मोहम्मद अंसारी। ठीक है, यानी जब राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने के लिए लखनऊ गए थे तो उनके साथ में गए थे पीर मोहम्मद अंसारी। महात्मा गांधी को जब अपनी बातों को इन्होंने जब बताया तो प्रारंभ में महात्मा गांधी को विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा भी होता होगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया ठीक मैं चंपारण आ रहा हूँ, मैं चंपारण में आकर के अब सारे दुर्दशा किसानों की जो भी दुर्दशा मैं खुद देखूंगा वहां जाकर के। दरअसल इसी बीच घटनाक्रम बदल गया। घटनाक्रम बदलने की बात ये थी कि महात्मा गांधी पहुंचे हुए थे कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता पहुंचे थे। जब राजकुमार शुक्ल को मालूम हुआ कि महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच चुके हैं तो राजकुमार शुक्ल स्वयं उनको लाने के लिए पहुंच गए, कहाँ, कलकत्ता। और कलकत्ता से सबसे पहले वो कहाँ पहुंचे, बिहार में। गांधी जी सबसे पहले 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ कहाँ आए, पटना। और पटना में रात्रि विश्राम कहाँ किए थे, मौलाना मजहरुल हक के मकान में उन्होंने ठहरा। ठीक है, और वहां से वो चल पड़े कहाँ, मुजफ्फरपुर के लिए चल पड़े। और जब वो मुजफ्फरपुर चल पड़े तो मुजफ्फरपुर जाने के बाद वहां पर उनका भव्य स्वागत आचार्य कृपलानी ने किया था। ठीक, और तब चले कहाँ, मोतिहारी। और वो 13 अप्रैल 1917 को पहुंच गए कहाँ, मोतिहारी पहुंच गए।
ठीक है। और जब मोतिहारी पर पहुंचे तो उन्होंने दरअसल उसी क्रम में जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो वहाँ बिहार प्लांट एसोसिएशन के सचिव थे, उनका नाम था विल्सन, ठीक है। बिहार प्लांट एसोसिएशन के सचिव JS विल्सन से और साथ साथ तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर मॉर्गेट से मिले, लेकिन ये दोनों ने उन्होंने मिलने से इनकार ही कर दिया। और साथ साथ मॉर्गेट तो इन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि आप बारी हो मुजफ्फरपुर यानी तिरहुत डिवीजन को खाली करो, और साथ साथ वहाँ पर 144 धारा लागू कर दिया। और इसी बीच जब महात्मा गांधी, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, कई गाने मान्य व्यक्ति के साथ जब मोतिहारी पहुंचे, 16 अप्रैल 1917 को वो मोतिहारी पहुंच गए। जब मोतिहारी पर पहुंच गए और कई गांव का वह दौरा किए, उसी के दौरान में महात्मा गांधी को एक गिरफ्तारी का आदेश आ गया। और इसीलिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गांधी जी को सबसे पहले गिरफ्तारी कहाँ किया गया था, तो वो था मोतिहारी में, वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बढ़ती हुई लोकप्रियता के सामने अंततः महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ गया और महात्मा गांधी पूरे गांव में घूम घूम करके। दूसरी बात, जब आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए, तो देखिए यहाँ पर गांव का नाम, ठीक है, यही है भितिहरवा गांव। और इसी भितिहरवा गांव से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। पूरे गांव में घूम घूम करके किसानों से मिला करते थे, उनकी दुख दर्द को समझा करते थे और एक रिपोर्ट तैयार करते जाते थे। अंत में गांधी जी के इतनी लोकप्रियता और यह एक धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बनता चला गया। और जब राष्ट्रीय आंदोलन यानी देश के हर एक नेता सब आने लगे गांधी जी को, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गांधी सबसे ज्यादा चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था, तो वो थे राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी, ऐसे ऐसे नेता थे जिन्होंने भरपूर इनको सहयोग किया था, ठीक है। और भरपूर जब सहयोग किया तो ये आंदोलन सफल माना गया। और अंत में जुलाई 1917 ईस्वी में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कर दिया गया। कब गठन किया गया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी? जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। और कहाँ में कर दिया गया? रांची में गठन कर दिया था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के आयुक्त थे FG सलाई, मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे, उनकी अध्यक्षता में गठन कर दिया गया था। उनके कई सदस्य थे, जिनमें एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी थे, इनके अलावे सदस्य थे DJ रीड, C सैनी, LC अदाई और राजा हरिहर प्रसाद, ये सब सदस्य थे। और इसके चलते महात्मा गांधी को इस जांच समिति के दौरान वार्ता करने के लिए 21 दिन तक उनको रांची में रहना पड़ा। और अंततः ये एग्रेरियन कमेटी जब गठन हो गया तो दरअसल 4 अक्टूबर 1917 को ये जांच समिति ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया और 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पारित हो गया। और इस तरह से जब अधिनियम पारित हो गया तो जो लगान था उस लगान का 1/4 हिस्सा किसानों को छोड़ दिया गया और जो पहले से लगान थी उनमें से 3/4 हिस्सा ज्यों का त्यों बना रहा। दूसरी बातें, जो नगद वसूली किया गया था, नगद वसूली का 25% लगान किसान को राशि किसान को वापस करना पड़ा। हालांकि गांधी जी को बहुत आलोचना हुई थी उस समय कि आखिर आप 25% क्यों, 7% क्यों नहीं, लेकिन गांधी जी का कहना था कि 25% ही अंग्रेजों के लिए कम नहीं था, यानी अपमान कम नहीं था और वो 25% राशि ही मिल गया तो कम नहीं। 1 रुपया जुर्माना हो या 100 हो या 1000 हो, जुर्माना तो जुर्माना होते हैं। आखिर उन्होंने बात को माना और 25% भी वापस आया, वह अपने आप में कम नहीं था। और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह यानी
चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने के कारण गांधी जी को सबसे पहले एक गुजरात के बनिया ने, उनके सचिव थे महादेव देसाई, उनके बेटा का नाम था नरेंद्र गोसाई, उनके माध्यम से सबसे पहले महात्मा गांधी को एक गुजरात के बनिया ने सबसे पहले महात्मा कहा था। और तब सफल आंदोलन को संचालन करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दे दिया। ठीक है। और इस दौरान महात्मा गांधी ने कई चंपारण में सामाजिक आंदोलन, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान कस्तूरबा गांधी ने दिया था। कई विद्यापीठ वहां स्थापित की गई, शिक्षा को बढ़ावा दी गई थी। यही था महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह।